हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान पर अब डिस्कशन कर रहे थे और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सत्ता में साझेदारी, संघवाद तथा जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर डिस्कशन भी कर चुके हैं तथा उसका इम्पोर्टेंट नोट्स भी हम दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो क्लास 10th का कोर्स निर्धारित किया गया है उसके अनुसार अंतिम लेसन यानी अंतिम अध्याय 4 है। अध्याय का नाम है राजनीतिक दल। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता है, इस चीज को समझने के लिए आवश्यक है कि हम लोग पहले यह समझें कि लोकतंत्र क्या है। वस्तुतः हम लोग 9th क्लास के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के स्वरूप आदि विषयों पर हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन के तौर पर और लोकतंत्र को समझने के लिए और उसके अंतर्गत लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा लोकतंत्र के विषय में समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की यदि बात करें तो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यह डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता तथा क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। यदि बड़ा ही महत्वपूर्ण जो परिभाषा लोकतंत्र का दिया गया है वह अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुना गया शासन प्रणाली है या शासन पद्धति है। यह अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की जो परिभाषा दिया गया है बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी पढ़ाता हूं उसका कोई ना कोई औचित्य होता है। पेपर उठाकर देखेंगे तो उसके अंतर्गत कभी कभी अब्राहम लिंकन की परिभाषा दे देता है और कहता है कि लोकतंत्र को किसके, इस प्रकार की परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो जो भी मैं इसके अंतर्गत बता रहा हूं इसका अर्थ ये मत सोचिएगा कि ये आपके लेसन से संबंधित नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें यह जानना है कि लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल की भूमिका क्या है, राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता है, इसको समझने के लिए भी हम लोग लोकतंत्र को समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको हम लोग समझ रहे हैं कि लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी पर्याय है। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी 2 ग्रीक शब्दों से निकला है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता तथा क्रेसिया का अर्थ होता है जनता का शासन। अभी हमने अब्राहम लिंकन की परिभाषा की बात किया। अगर लोकतंत्र को मोटे तौर पर यदि बात करें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है।
अगर इस लोकतंत्र के इस परिभाषा का अध्ययन किया जाए तो दो चीजें स्पष्ट होता है। नंबर वन की यदि बात करें तो लोकतंत्र क्या है? एक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र क्या है? तो एक शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन कौन करता है? तो जनता करती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा क्या कहता है? अब्राहम लिंकन की परिभाषा स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुना गया शासन प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि यह इस शासन प्रणाली के अंतर्गत जनता क्या करती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में शासन करती है। यानी जनता ही शासक को चुनती है, जनता पर ही शासन किया जाता है और जनता के लिए ही इस प्रकार की शासन पद्धति का निर्माण किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम लोकतंत्र के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर इस परिभाषा के अंतर्गत यह चीज आया है कि जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? शासन करती है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो समझ में आ रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे शासन करती है? तो यह इस परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र के यदि स्वरूप की बात करें तो लोकतंत्र का स्वरूप, लोकतंत्र की यदि स्वरूप की बात करें तो लोकतंत्र का दो स्वरूप होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र कहा जाता है। वास्तविक लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र शासन पद्धति के अंतर्गत जो जनता का शासन होता है तो इस शासन यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत जनता स्वयं शासन करती है, प्रत्यक्ष रूप में शासन करती है और यही कारण है कि इसे हम लोग वास्तविक लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। या कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह लोकतंत्र का शुद्ध स्वरूप है। इसके अंतर्गत क्या करती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है तथा कानून निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। यानी जनता ही सब कुछ करती है, चाहे जनमत निर्माण की बात किया जाए, चाहे कानून के निर्माण की बात किया जाए, चाहे कार्यक्रमों को निर्माण की बात किया जाए, नीतियों की निर्माण की बात किया जाए, सब मामले में जनता क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। लेकिन जरा विचार कीजिए, सोचने की चीज है कि आज देशों की, आज राष्ट्रों की जो जनसंख्या है वह काफ़ी वृद्धि कर चुका है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के अंतर्गत बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। उन्हें कानून निर्माण की बात करें या संपूर्ण रूप से बात करें तो शासन के संचालन में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, शासन के संचालन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वह क्या हैं? व्यस्त हैं, उनको कोई इससे तात्पर्य नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, वह कानून के विषय में नहीं जानते हैं। तो वही अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या हैं? तो उन्हें कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं है। सबसे इसमें अहम चीज क्या है? तो सबसे अहम चीज यह है कि जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो परिस्थितियां कानून की मांग करती हैं, क्योंकि परिस्थितियों का समाधान करना आवश्यक है और उन परिस्थितियों का समाधान करना आवश्यक है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए किसी न किसी नए कानून की आवश्यकता होगी। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत यदि विशाल जनसंख्या है, राष्ट्र विशाल है, उसकी जनसंख्या विशाल है, तो जाहिर सी बात है कि कानून निर्माण करने में विलंब होगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्वरूप को अपनाया गया। यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यदि बात करें तो
स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप आज भी दिखाई देता है और यही कारण है कि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है, लोकतंत्र का देश कहा जाता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर संभव नहीं है तो किस प्रकार के लोकतंत्र विकसित हुआ? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था विकसित हुई। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है। कैसे करती है? तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। जनता क्या करती है? जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करती है, निर्वाचन करती है और वही निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शासन संभालने का काम करते हैं, शासन संचालित करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज होता है संप्रभुता का अधिकार, संप्रभुता शक्ति। संप्रभुता शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो सर्वोच्च शक्ति, जिसको सुप्रीम पावर कहा जाता है, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत किसमें निहित होता है? तो सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होता है। और जनता क्या करती है? इस संप्रभुता शक्ति को अपने प्रतिनिधि को हस्तगत करती है, हस्तगत करती है यानी ट्रांसफर करती है। और उसी संप्रभुता शक्ति के अधीन जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वह क्या करते हैं? शासन संचालन का कार्य करते हैं। अब यहां पर हम लोगों का वास्तविक लेसन प्रारंभ होता है कि राजनीतिक दल की क्या क्यों आवश्यकता है। जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए कि अगर जनता का समूह अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करता है और पूरे राष्ट्र से जनता का समूह अपने अपने प्रतिनिधि को विधायिका के अंतर्गत भेजते हैं, निर्वाचित करके भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह लोग जब विधायिका के अंतर्गत जाएंगे तो सरकार का निर्माण कैसे होगा? सरकार का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि यह किसी संगठन के अंतर्गत नहीं है। जो भी प्रतिनिधि हैं किसी संगठन के अंतर्गत नहीं है और संगठन के अंतर्गत न होने के कारण ये सभी के सभी प्रतिनिधि क्या होंगे? सभी के सभी प्रतिनिधि स्वतंत्र होंगे तथा निर्दलीय होंगे, निर्दलीय होंगे। और जब ये स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे तो जाहिर सी बात है कि वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों से निर्वाचित होकर के आएंगे और उनके अंतर्गत मतांतर पाया जाएगा, यानी मतों में अंतर पाया जाएगा। और यही कारण है कि नंबर 1 कि वह किसी संगठन के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे, जिसके चलते सरकार का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण कौन करता है? तो बहुमत प्राप्त दल करते हैं। लेकिन यहां पर तो दल है ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है? जितने भी प्रतिनिधि हैं यह क्या है? स्वतंत्र हैं और निर्दलीय हैं। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो सरकार का निर्माण होगा वह सरकार कमजोर प्रकृति की होगी। उसके बाद इसके अंतर्गत यह भी संभावना है कि जो सरकार का निर्माण होगा वह सरकार क्या करेगी? वह सरकार पूरे देश के प्रति, या कहें कि जो प्रतिनिधि होंगे वह सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकार का निर्माण होता है वह किस प्रकार की सरकार होती है? वह उत्तरदायी सरकार होती है। लेकिन क्या यहां पर जितने भी प्रतिनिधि चुन करके आएंगे
जो स्वतंत्र हैं, निर्दलीय हैं, किसी संगठन के अंतर्गत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इन प्रतिनिधियों का जो उत्तरदायित्व है वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति होगा, बल्कि संपूर्ण देश के प्रति उनका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत यह महसूस किया गया कि अगर इन प्रतिनिधियों के लिए कोई संगठन होता जो इन प्रतिनिधियों को क्या करता, अनुशासित करता, इन प्रतिनिधियों को अनुशासित करता, और यह प्रतिनिधि इस संगठन के माध्यम से विधायिका के अंतर्गत निर्वाचित होकर के आते, तो वह संगठन क्या करता, एक दल का निर्माण करता, और उस दल को यदि देश में बहुमत प्राप्त है तो वह क्या कर सकता है, वह बहुमत प्राप्त एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण कर सकता है। और यहीं पर उत्पन्न होता है राजनीतिक दल। यहीं पर इसीलिए राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल जनता के बीच में जनमत निर्माण का काम करते हैं और अपना जो नीतिगत मुद्दे हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, जो उनके प्रमुख सिद्धांत हैं, राष्ट्र के विषय में जो उनकी सोच है, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उसके आधार पर वह जनता के बीच में जाते हैं। और जनता क्या करती है, जनता उनके द्वारा जो मनोनीत प्रत्याशी हैं उस मनोनीत प्रत्याशी को निर्वाचन के द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती हैं। यह प्रतिनिधि क्या होता है, वह किसी दल से जुड़ा होता है, वह दल क्या होता है, अनुशासित होता है, और इस प्रकार से जो सरकार का निर्माण होगा वह सरकार क्या होगी, उत्तरदायी सरकार होगी। और यही कारण है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह राजनीतिक दल कार्य क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि राजनीतिक दल का क्या कार्य है। और इसके साथ यह भी जान लीजिए कि इस लेसन के अंतर्गत 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल का कार्य बताइए। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता है, तथा अगर तीसरे प्रकार की क्वेश्चन की बात किया जाए तो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन यह होता है कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं तथा उन चुनौतियों से किस प्रकार से निपटा जा सकता है, या चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। यही 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं कि राजनीतिक दल कार्य क्या करते हैं। राजनीतिक दल का कार्य, तो हम हमेशा यह कहते हैं कि अगर किसी, यह प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, एकदम प्रक्रिया को जानते हैं, समझते हैं तो नो डाउट लिख ले जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले राजनीतिक दल को ही परिभाषित करते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह जिनका उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सरकार बनाने का हो, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल कहा जाता है। देखिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसको किसी भी रूप में घुमा सकते हैं। यानी लोगों का समूह जो क्या करता है, जो चुनाव लड़ता है तथा सरकार बनाने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टी कहते हैं, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यहां पर देखिए कि राजनीतिक दल का गठन ही क्यों किया जाता है।
तो राजनीतिक दल का गठन दो उद्देश्यों से किया जाता है, या कहें कि राजनीतिक दल क्यों बनाया जाता है। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो भी सरकार का निर्माण होगा वह निर्वाचित सरकार का निर्माण होगा। निर्वाचन के माध्यम से उसका चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। तो उसे चुनाव तो लड़ना ही होगा, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ साथ वह क्या करती है? सरकार बनाने का काम करती है। तो वास्तव में राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण कार्य कब प्रारंभ होता है? सरकार बनाने के बाद होता है। यानी वह क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ने के बाद यदि बहुमत उसे प्राप्त हुआ, जनता का जनादेश प्राप्त हुआ, तो वह सरकार बनाने का काम करेंगे। तो इसके अंतर्गत यह राजनीतिक पार्टी है। हम इसके कार्य को देखते हैं कि अन्य कौन कौन से कार्य करती हैं। तो नंबर 1 तो वहीं से उठाते हैं जो कि राजनीतिक दल की परिभाषा है कि नंबर 1 काम है चुनाव लड़ना। वह क्या कार्य करती हैं? तो चुनाव लड़ने का कार्य करती हैं। जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सरकार का निर्माण होता है वह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होता है। अब जनता के द्वारा चुनाव जो होता है, तो चुनाव लड़ने का कार्य कौन करता है? तो राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जब चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होता है तो विभिन्न राजनीतिक दल, जो लोगों का संगठित समूह है, वह अपने अपने प्रत्याशियों का मनोनयन करती है, और वह प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत जनता के बीच जाते हैं, और जनता जिसको पसंद करती है, जिस राजनीतिक पार्टी का सिद्धांत, जिस राजनीतिक पार्टी का बेहतर कार्यक्रम तथा नीतियां होती हैं, उस राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के प्रति जनता अपना जनमत देती है, अपना मत देती है। वह क्या करता है? वह चुनाव जीत करके सरकार के अंतर्गत शामिल होता है। तो पहला कार्य क्या करती है राजनीतिक पार्टियां? तो चुनाव लड़ने का काम करती हैं। दूसरा काम क्या करती हैं? तो जनता को लामबंद करती हैं। जनता को लामबंद करती हैं। लामबंद करने का मतलब होता है एकजुट करना, एकजुट करना, एकजुट करना, या फिर उनको संगठित करना, संगठित करना। राजनीतिक पार्टियां जब चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होता है, तो चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जब चुनाव अभियान प्रारंभ होता है, तो चुनाव अभियान जब प्रारंभ होता है तो यह राजनीतिक पार्टियां अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी द्वारा अपनाए जाने वाले नीतियों के माध्यम से, जो राजनीतिक पार्टी का प्रमुख सिद्धांत होता है, प्रमुख एजेंडा होता है, उनको जनता के बीच में ले जाकर के, जनता के बीच लेकर के जाती हैं, तथा जनता को अपने नीतियों और कार्यक्रमों को बताती हैं। जनता उस पर क्या करती है? जनता उस पर सहमति व्यक्त करती है, और जिस राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम, नीति, सिद्धांत अगर जनता को अच्छा लगता है, उसको जनमत देने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से यदि कहें तो यह राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? संपूर्ण जनता के मध्य में जाकर के अपना प्रचार करती हैं, और प्रचार के माध्यम से जनता को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य करती हैं। और इस तरह से यह जनता के द्वारा एक संगठित समूह बनता है, और वह संगठित जो जनता होती है, संगठन बना करके एक व्यक्ति, एक प्रत्याशी को मत देती है, और वह प्रत्याशी क्या हो जाता है? जीत जाता है। अगर तीसरे कार्य की बात करें तो सबसे अहम काम है कानून का निर्माण करना। जो निर्वाचित प्रत्याशी होते हैं वह विधायिका में जाते हैं, और जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वह क्या करता है? सरकार बनाने का काम करता है। इसीलिए हमने कहा कि जब कभी भी विधानसभा या सांसद का चुनाव होता है, यानी कि कहें कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का चुनाव होता है, तो एक बार उस चुनाव को वहां से समझना प्रारंभ किए जब अधिसूचना जारी होता है। चुनाव आयोग के द्वारा जब अधिसूचना जारी होता है तो उस दौरान राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं, और उन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपना प्रत्याशी नियुक्त किया जाता है। वह प्रत्याशी क्या करता है? वह प्रत्याशी
अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुनाव अभियान किया जाता है। चुनाव अभियान के दौरान वह प्रत्याशी अपने पार्टी के प्रमुख सिद्धांतों की बात करता है, अपने पार्टी के द्वारा अपनाए जाने वाली नीतियों की बात करता है, अपने पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित किया जाएगा उसके लिए बात करता है, यानी विकास के लिए बात करता है, और जनता उसके प्रति आकर्षित होती है। और जिसको मैक्सिमम जनता या अधिकतर जनता जिसको जनादेश प्राप्त करती है, वह प्रत्याशी क्या हो जाता है, जीत जाता है। जीतने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, क्योंकि हमने बताया ना कि लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार कौन बनाता है, तो बहुमत प्राप्त दल बनाता है। अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह विधायिका में अपने सरकार का निर्माण करता है, और सरकार के निर्माण होने के बाद वह आवश्यक कानूनों का भी निर्माण करता है। वह कानून बनाने के लिए विधायिका में प्रस्ताव लाता है, प्रस्ताव पर बहस होती है, बहस के बाद तमाम तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और अपनाने के बाद वहां पर कानून का निर्माण किया जाता है। वह कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जाता है। चौथे की बात करें तो चौथा है कि विपक्ष। अब प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है कि सभी लोग तो जीत नहीं सकते, या कहें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में संघर्ष करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को बहुमत नहीं प्राप्त होता है। एक ही पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है। शेष राजनीतिक दल क्या करते हैं, शेष राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सही बात यह है कि लोकतंत्र में जितनी सरकार की आवश्यकता होती है, उतनी ही विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला विपक्ष है तो सरकार की प्रत्येक गलत नीतियों पर आलोचना करेगा, सरकार की आलोचना करेगा, और इसके आधार पर एक नए प्रकार के जनमत का निर्माण करेगा। क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत सरकारें अस्थायी नहीं होती हैं, सारी की सारी सरकारें क्या होती हैं, अस्थायी प्रकृति की होती है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड की यदि सरकारों की बात किया जाए तो लोकतंत्र के अंतर्गत देखा जाता है कि 5 वर्ष, या कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर 4 वर्ष की ही शासन व्यवस्था। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव केवल 4 वर्ष के लिए होता है। लेकिन मैक्सिमम यदि भारत की बात करें तो भारत में चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात करें, चाहे ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे स्थानीय स्तर की सरकार की बात करें, तमाम तरह की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं का गठन किया गया है, राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया गया है, उसका कार्यकाल फिक्स है 5 वर्ष। और जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष के द्वारा, जो सरकार के द्वारा गलत नीतियों का अनुसरण किया जाता है, गलत कानून का निर्माण किया जाता है, तो वह जनता के बीच में जाती है और जनता को एकजुट करती है, यानी जनमत बनाने का काम करती है। और पुनः जब चुनाव होता है तो जो सत्ता प्राप्त दल होता है, यदि जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के लिए कार्य नहीं करती है, तो वह उसे क्या करना हो जाता है, उसे हार का मुंह देखना पड़ जाता है। वह जनता क्या करती है, उसे जनादेश नहीं देती है। तो यह विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। और सकारात्मक और मजबूत विपक्ष यदि रहेगा तो सरकार जनता की हित के लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि सरकार कोई नीति को इसलिए लागू करती है, किसी कार्यक्रम के अंतर्गत पारदर्शिता इसलिए लागू करती है क्योंकि उसे डर होता है कि विपक्षी दल क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, और उससे बचने के लिए सत्ता पक्ष यानी जो राजनीतिक दल सरकार का निर्माण किया है वह बेहतर नीतियों तथा कार्यक्रमों का चयन करता है। अगर हम 5वें की बात करें तो जनमत निर्माण करता है, यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं, तो जनमत का निर्माण करते हैं। अब जनमत के निर्माण का मतलब क्या हुआ, तो देखिए प्रत्येक देश में कुछ मुद्दे होते हैं। वह मुद्दे क्या हो सकते हैं, विवादास्पद भी हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं जिसको जनता न जानती हो। यह राजनीतिक पार्टियां क्या करते हैं, यह राजनीतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार के मुद्दों को जनता के बीच उछाल देती हैं। जनता उसका समर्थन तथा विरोध करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल के अंतर्गत बहुत से
उनके अनुयायी होते हैं, समर्थक होते हैं, सदस्य होते हैं। वे लोग क्या करते हैं कि जनता के बीच में जाकर के उस नीतियों के विषय में या किसी विवादास्पद मुद्दे के विषय में या किसी भी प्रकार के मुद्दे के विषय में जनता को समझाने का काम करती है। और इस प्रकार से जनता क्या होती है, जनता उन मुद्दों के विषय में समझना प्रारंभ करती है और यदि उन वो मुद्दे अच्छे लगते हैं तो वह जनता एकजुट होती है और इस तरह से किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक पार्टी क्या करते हैं, जनमत बनाने का काम करते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या करती हैं, तो कल्याणकारी कार्यक्रम को लागू करती हैं। जनता से संबंधित जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं वह किसके द्वारा लागू किया जाता है, कल्याणकारी कार्यक्रम। जितने भी जनता से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम है वह राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही लागू किया जाता है, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं अगर जो राजनीतिक पार्टी जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगी तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल अस्थायी रूप से शासन नहीं करता है। उसे क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और जो राजनीतिक पार्टी बहुमत प्राप्त करने के बाद सरकार का निर्माण करती है और सरकार बनाने के बाद जनता के कल्याण के लिए यदि कार्य नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि 5 वर्ष के बाद जनता उसको पुनः सत्ता नहीं सौंपेगी। और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। लास्ट है और अंतिम है इसका कार्य कि कभी कभी देखा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह जनता से जुड़ नहीं पाते हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए तमाम तरह के कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वह कल्याणकारी योजना जनता तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जनता उसके विषय में जानती ही नहीं है, या तो जानती है तो वह प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह क्या करती हैं, वह सरकारी मशीनरी तथा जनता के बीच में एक संपर्क सूत्र का निर्माण करती हैं। क्योंकि यह अक्सर देखा जाता है कि जनता किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी के से उसका संबंध जोड़ना आसान होता है। किसी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, अनुयायी होते हैं, जो समर्थक होते हैं, उनसे वह जुड़ जाते हैं, बड़ी आसानी से जुड़े होते हैं, लेकिन वह प्रशासनिक अधिकारी से नहीं जुड़ पाते हैं। और यही कारण है कि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां संपर्क सूत्र का कार्य करती हैं और राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जनता के का जो कल्याणकारी कार्यक्रम होता है वह व्यक्तिगत संबंध के आधार पर उन कल्याणकारी कार्यक्रमों का, नीतियों का, योजनाओं का जनता को लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां न केवल चुनाव लड़ती हैं बल्कि सरकार का भी निर्माण करती हैं। और इस प्रकार की सरकार, किस प्रकार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सरकार का निर्माण होता है वह सरकार किस प्रकार की होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है। क्योंकि इस सरकार को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, क्योंकि जनता के प्रति वह उत्तरदायी है, क्योंकि उसे 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और यदि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करती है, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है कि जनता उसे पुनः चुनकर नहीं लाएगी। और यही कारण है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक दल कितने हो सकते हैं। तो राजनीतिक दलों की संख्या की यदि बात करें, राजनीतिक दल की संख्या, राजनीतिक दल की संख्या अगर पूरे विश्व की शासन व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि पूरे विश्व में 3 प्रकार के ये दलीय व्यवस्था देखने को मिलता है। एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था,
द्विदलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। अब ये समझ सोचिएगा कि त्रिदलीय व्यवस्था नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। यानी पूरे विश्व में राजनीतिक दल का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एक दलीय व्यवस्था है, यानी वहां पर एक ही दल पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर द्विदलीय व्यवस्था है, यानी वहां पर दो दल पाए जाते हैं, दो राजनीतिक दल पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है, यानी वहां पर बहुत से दल पाए जाते हैं। अगर एक दलीय व्यवस्था के रूप में देखें तो खास तौर से जिन देशों में कम्युनिस्टों का शासन होता है, हम लोग रूस की क्रांति पढ़े थे और रूस की क्रांति के अंतर्गत जिस प्रकार की सरकार का निर्माण हुआ उसके विषय में कुछ न कुछ हम लोग जानते हैं, क्योंकि 9th क्लास में एक चैप्टर के रूप में हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जिस देश में शासन होता है उस देश में एक ही पार्टी की व्यवस्था होती है, जैसे रूस की बात करें चाहे चीन की बात करें। अब इन देशों में एक ही पार्टी है, ऐसी बात नहीं है कि जनता को राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनता राजनीतिक पार्टी बना सकती है, लेकिन उसे सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। जबकि हम लोग अभी राजनीतिक दल का परिभाषा देख रहे थे, अर्थ देख रहे थे, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह होता है जो किसके लिए कार्य करता है, तो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए कार्य करता है। जब सरकार बनाने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर राजनीतिक दल बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इन देशों में कम्युनिस्ट शासित देशों में देखा गया है कि एक ही पार्टी होती है, वह क्या करती है, वही चुनाव लड़ती है, वही पक्ष है, वही विपक्ष है और सरकार बनाने का उसे ही अधिकार होता है। तो यहां पर जो जनता होती है, जनता यदि सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, जनता सरकार के द्वारा अपनाए गए किसी कार्यक्रम से, किसी बनाए गए कानून से खुश नहीं है, तो जनता के पास यह अधिकार नहीं होता है कि जनता उस शासन वाले राजनीतिक दल को सत्ता से बेदखल कर दे। खैर, ये उसकी कमियां हैं। अगर हम द्विदलीय व्यवस्था की बात करें तो कुछ देशों की राजनीतिक दलों के अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वहां पर दो दल पाए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, यहां पर द्विदलीय व्यवस्था है। यहां पर राजनीतिक पार्टी के रूप में दो दल हैं, और जैसे अमेरिका की बात करें तो रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक। दोनों ही पार्टी क्या करती है, चुनाव लड़ती हैं, और जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वह क्या होती हैं, सत्ता में होती है, सरकार में होती हैं। उसी तरह से अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी तथा उदारवादी पार्टी है, जिसे को लिबरल पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो लिबरल पार्टी, दो ही पार्टी है, तो क्या होता है, दोनों पार्टियां आप चुनाव लड़ती हैं और जिसको जनता बहुमत देती हैं वह सरकार का निर्माण करती हैं। तो यहां पर जनता के पास अपॉर्चुनिटी होता है, अवसर होता है कि जो पार्टी भ्रष्ट है, जो पार्टी जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं करती है, जो पार्टी देश के विकास के लिए कार्य नहीं करती है, जनता उसे क्या कर सकती है, सत्ता से बेदखल कर सकती है। क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनाव के अंतर्गत जो पार्टी जनता के लिए कार्य नहीं करेगी, देश के लिए कार्य नहीं करेगी, अच्छे नीतियों का निर्माण नहीं करेगी, अच्छे कानूनों का निर्माण करेगी, उसे जनता पुनः सत्ता में नहीं लौटने देगी। यहां पर अवसर होता है, लेकिन यहां पर अवसर नहीं होता है। बहुदलीय शासन व्यवस्था की बात करें तो भारत क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत में बहुत से पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि भारत के अंतर्गत लोगों का राजनीतिक अधिकार है, या कह सकते हैं कि लोगों को यह अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार प्राप्त है कि लोग क्या करते हैं, संगठन का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर सकता है। उसे राजनीतिक पार्टी के निर्माण के लिए करना क्या होगा, तो राजनीतिक पार्टी के निर्माण के लिए उसे चुनाव आयोग के कार्यालय में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना होगा। और चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग किसी भी पार्टी का पंजीकरण करता है, और पंजीकरण करने के बाद कुछ योग्यताएं निर्धारित किया गया है,
कुछ शर्तें निर्धारित किया गया है। जो पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है उसी प्रकार की उसे मान्यता प्राप्त होता है। क्योंकि मान्यता किसको दिया जाता है? मान्यता जो प्राप्त पार्टियां होती हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियों के पास कुछ सुविधाएं होती हैं, जैसे कि उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वह चुनाव चिन्ह स्पेशल चुनाव चिन्ह होता है। उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती है। कुछ प्रचार से संबंधित होता है, उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त होता है। तो यह चुनाव आयोग के द्वारा उनको जो मान्यता दिया जाता है, उसके आधार पर यदि भारत में बात करें तो दो प्रकार की पार्टियां पाई जाती हैं। इवन सभी क्या हैं? राजनीतिक पार्टी हैं। चुनाव आयोग के कार्यालय में सभी राजनीतिक पार्टियों का क्या होता है? पंजीकरण होता है। लेकिन जो कुछ शर्तें पूरा करती हैं उसी प्रकार से उनको जो राजनीतिक पार्टी है तो शर्तों के अधीन होती हैं, तो वह क्या बन सकती हैं? राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है, या फिर प्रांतीय पार्टी हो सकती है, या राज्य स्तरीय पार्टी कहा जाता है, राज्य स्तरीय पार्टी, या फिर इनको क्षेत्रीय दल के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय दल के नाम से जाना जाता है। यदि आज भारत की बात करें तो आज भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में 6 पार्टियां, किताब के अंतर्गत भी 6 पार्टियों का नाम दिया गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि चुनाव आयोग जो शर्तें निर्धारित किया है उस शर्त को पूरा करने वाली पार्टी को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जिस दिन चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारित शर्त है उसको पूरा करना बंद कर देती है या पूरा नहीं कर पाती है, उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उस दिन चुनाव आयोग के द्वारा उसके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या कर लिया जाता है? छीन दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। वह कौन कौन सी शर्तें हैं? तो यहाँ पर शर्तें देखिए। नंबर 1 की बात करें तो उसे क्या होना चाहिए? तो उसे कोई भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसको 3 राज्यों से कम से कम लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त होना चाहिए। 2% सीट का मतलब कितने सीटें प्राप्त होना चाहिए? 11 सीट कम से कम उसे प्राप्त होना चाहिए। और यह सीट कितने राज्यों से प्राप्त होना चाहिए? तो 3 राज्यों से प्राप्त होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट, ये 3 शर्तें हैं चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, और 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त हो तथा 4 लोकसभा का सीट प्राप्त हो, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता। कहने का अर्थ है कि विधानसभा के चुनाव हो रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कम से कम 4 राज्यों से उसे कितने प्रतिशत मत मिलने चाहिए? तो 6% मत मिलने चाहिए, तथा उसके साथ में लोकसभा की उसे 4 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, अन्यथा उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल सकता है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है कि 4 राज्यों में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता तभी दिया जाएगा जब 4 राज्यों में प्रांतीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यानी ये 3 शर्त हैं। इन तीनों शर्त में से एक भी शर्त
जो पूरा करता है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जिस दिन यह तीनों शर्तों में से कोई भी पूर्ण नहीं कर पाती है पार्टी, उस दिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के बाद भी चुनाव आयोग क्या करता है, उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लेता है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। जैसे नाम लेते हैं, कांग्रेस 1885 में जिसका गठन हुआ था, 85 है ये, 1885 में गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन 1980 में हुआ था। आम आदमी पार्टी, यह देखिए ये किताब के अंतर्गत नहीं दिया गया है, और जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं वो 2024 का आंकड़ा है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी क्या कर गई है, वह चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित 3 शर्तों में से एक शर्त पूरा करती है, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, कई राज्यों में स्ट्रगल कर रही है। आम आदमी पार्टी, इसका गठन कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था। अन्य पार्टी है, एक मिनट, हाँ, बसपा का गठन 1984 में किया गया था। यह भी क्या है, यह भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद है CPIM है, ध्यान रखिएगा। इसका गठन हुआ था 1964 में उसका गठन हुआ था। यह भी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको भी प्राप्त है। एक है NPP यानी नेशनल पीपुल पार्टी, इसका गठन हुआ था 2013 में। और ये 6 की 6 जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन 1980 में हुआ था। आम आदमी पार्टी जिसका गठन 2012 में हुआ था। बसपा जिसका गठन 1984 में हुआ था। CPIM जिसका गठन 1964 में हुआ था। NPP जिसका गठन 2013 में हुआ है। ये 6 की 6 क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। अब हम प्रांतीय पार्टी की बात करें तो प्रांतीय पार्टी के अंतर्गत वर्तमान समय में 58 यानी 58 पार्टियां, राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग के द्वारा उसे प्रांतीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो इनका 58 लोगों का नाम जानना जरूरी नहीं है। इसका जो राष्ट्रीय पार्टी का जो 6 नाम है उसको मैं इसलिए यहाँ पर लिख दिया और उसके विषय में बताया क्योंकि उससे एक बार बहुविकल्पी का क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है या निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि बहुविकल्पी का प्रश्न 2 प्रकार का हो सकता है, या तो नकारात्मक होता है या फिर सकारात्मक होता है। इस बात को ध्यान हमेशा रखिए। जो ही बहुविकल्पी का प्रश्न पढ़ते हैं तो लास्ट में ये देखिए कि नहीं पूछा है कि है पूछा है, क्योंकि अगर सकारात्मक है तो पता चलता है कि आप ऑप्शन में जाकर के फंस जाते हैं। तो प्रांतीय पार्टी की यदि बात करें तो आज भारत में अगर प्रांतीय पार्टियों की बात करें तो आज 58 ऐसी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं जिनको प्रांतीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगर हम कहें कि भारत में कितने अन्य गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी हैं तो भारत में गैर मान्यता प्राप्त पार्टी 2763 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हमने कहा ना कि भारत क्या है, एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग के द्वारा जो पार्टियों को मान्यता दिया जाता है वह 2 रूपों में दिया जाता है, राष्ट्रीय पार्टी और प्रांतीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में 6 पार्टियां इस समय हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। उसी प्रकार से 58 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको प्रांतीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तथा 2763 राजनीतिक पार्टियां ऐसे हैं जो चुनाव आयोग के कार्यालय में पंजीकृत हैं।
लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा अभी मान्यता नहीं दिया गया है। ये भारत की राजनीतिक पार्टियों की स्थिति है। इसके साथ में हम अगले क्लास के अंतर्गत मिलते हैं तो देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं तथा उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।